बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे चइसि प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान पंहिंजे माज़ी खां का शइ न सिखियो आहे। असां पंहिंजी ग़लतियुनि सां न सिखी सघिया आहियूं, तंहिंजे करे असांखे ॾेखारियोसीं। तव्हां बि ॾिठो कीअं मरियम नवाज़ अॻ में इहे शिकवा कंदी, कंप्लेंट कंदी, हाँ कि कंहिं उन्हनि जी फ़ोन रिकॉर्ड कई आहे, टैप कई आहे, ऐं अॼु उहा ई मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत इहा इजाज़त थी ॾिए कि फ़ोन टैप कयो, रिकॉर्ड कयो। ऐं आज़म नज़ीर तारड़ जेके हिन महिल मौजूदा वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आहिनि, फ्लोर ऑफ द हाउस ॿुधाइनि पिया कि कीअं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 जे सेक्शन 54 जे तहत इहा इजाज़त ॾिनी वई आहे। हिकिड़े अफ़सर खे ॾिनी वेंदी जेको ग्रेड 18 खां मथे हूंदो। यकीनन इहा इजाज़त त मिली वई आहे, जंहिंखे PTI वारा चवनि था कि असां चैलेंज बि कंदासीं कोर्ट में, इहो न थियणु घुरिजे। पर असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अहिड़े वक़्त में इहो कमु कयो वियो आहे जॾहिं ऑडियो लीक्स केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हले पियो, जिथे जस्टिस बाबर सत्तार साहब इलाही ख़तरनाक रिमार्क्स ॾिना हुननि इदारनि लाइ जेके इहे कॉल टैप्स कनि पिया, ऐं हुननि खे तलब बि कयो वियो, हुननि खे चयो बि वियो कि तव्हांखे सज़ाऊं थींदियूं। ऐं तंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि हुकूमत इहो क़ानून पास करे छॾियो आहे। त वाज़े थो थी वञे कि हिन महिल हुकूमत ते प्रेशर हुयो, इदारनि ते प्रेशर हुयो हिन क़ानूनी कार्रवाई जे करे जेको अदालत में थिए पई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार जे साम्हूं। जंहिंखां पोइ असांखे ख़बर आहे कि हाणे इहा कार्रवाई शायदि न थींदी या डिसकंटिन्यू थी वेंदी, छो जो हाणे इहो इजाज़त मिली वई आहे हुकूमत जी तरफ़ां। त पोइ अदालत कीअं सज़ा ॾेई सघे थी। पर PTI वारनि जो मञणु आहे इहो न थियणु घुरिजे। आहे उमर अयूब साहब चयो आहे, लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन नेशनल असेंबली, चयो आहे कि असां अदालत में वञी करे हिन क़ानून जे ख़िलाफ़ चैलेंज कंदासीं, अपील कंदासीं। ऐं यकीन असांखे ख़बर आहे कि PTI अॻु में एतिरी मुश्किलात जो शिकार आहे, हाणे किथे ॿियनि केसनि खे मुंहुं ॾेई सघे थी। PTI जे हवाले सां हिकिड़ो मख़सूस निशिस्तुनि जो रिज़र्व सीट जो जेको केस आहे हुन में अॼु फ़ैसिलो महफ़ूज़ थी वियो आहे। ऐं यकीन असांखे ख़बर आहे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा जेके लॉयर हुआ वकील सिद्दीकी साहब, उन्हनि इहा प्ली कई कि जीअं 2018 में बाप पार्टी का बि सीट न खटी, तॾहिं बि हुननि खे रिज़र्व्ड सीट्स मिलियूं, छो जे करे हुन पार्टी में आज़ादु उम्मीदवार शामिलु थी विया। जंहिंखां पोइ हिते बि ईअं ई थियणु घुरिजे, छो करे आज़ादु उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिलु थी विया आहिनि, त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खे रिज़र्व सीट्स मिलणु घुरिजनि। जंहिं ते असांखे ख़बर आहे कि चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल काज़ी फ़ाइज़ साहब जा रिमार्क्स अॻु में बि सख़्तु हुआ, हाणे बि सख़्तु आहिनि, PTI जे ख़िलाफ़ ई नज़र था अचनि। चीफ जस्टिस साहब इहो चयो कि 2018 को छोड़ दे, 2018 जी ॻाल्हियूं न कयो। अगरि तव्हां 2018 जी ॻाल्हियूं कंदव त ॿियूं इलाही शयूं खुली वेंदियूं, धरन जी डिटेल्स, हे डिटेल्स, हो डिटेल्स, हिन करे इहा ॻाल्हि वाज़े हुननि चई। ऐं हुननि इहो बि चयो कि जॾहिं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वटि का जनरल सीट कोन्हे त पोइ हुननि खे कीअं रिज़र्व सीट मिली सघे थी। यकीनन हाणे असांखे इहो बि ख़बर आहे कि खोड़ अहिड़ी ॻाल्हियूं थियूं अदालत में, बेंच में डिवीज़न वाज़े पियो नज़र अचे। जॾहिं खां इहो केस शुरू थियो, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जा जेतिरा बि रिमार्क्स हुआ उहो इहो ई पिया ज़ाहिर कनि कि फ़ैसिलो PTI जे हक़ में न ईंदो। जस्टिस ॿिया जेके जजिस जा ऑनरेबल, हुननि जे काफ़ी रिमार्क्स अहिड़ा आया, मंदोखेल साहब जा ऐं ॿियनि जा, जंहिंखां इहो वाज़े पियो थिए कि हुननि जो झुकाव थोरो PTI तरफ़ आहे। पर यकीनन अञा ताईं इहो कोन ॿुधायो वियो आहे कि हिन केस जो फ़ैसिलो कॾहिं ज़ाहिर कबो, कॾहिं रिलीज़ कबो। इहो ई चयो वियो आहे अञा ताईं कि मुशावरत खां पोइ ॿुधायो वेंदो कि हिन जो फ़ैसिलो कॾहिं ईंदो। PTI वारनि जी इहो ई शिकवो हुयो कि अगरि अॼु गौहर ख़ान साहब चेयरमैन PTI जेके मौजूदा चवनि था कि अॼु फ़ैसिलो थोरो सो अची वञे हा शॉर्ट ऑर्डर ई, त हुननि खे ख़ुशी थिए हा। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पोइ गौहर ख़ान साहब विया अडियाला जेल, हुननि जी मुलाक़ात बि थी इमरान ख़ान सां। इमरान ख़ान सां मुलाक़ात करे जॾहिं ॿाहिरि निकिता त हुननि मीडिया सां गुफ्तगू न कई। अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अदालती कार्रवाई को डिस्कस करने के लिए। शुएब साहब थैंक यू सो वेरी मच साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। शुएब साहब, पहला जो इसमें सब डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे भी यही सवाल पहले करना चाहता हूँ। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत ISI को कॉल टेप और रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है, और जो खुफिया डेटा मालूमात होता है वो उनकी पहुंच में अब कानूनी तौर पर आ जाएगा। जबकि यही बताया गया कि ये पहले भी उनकी पहुंच में था, और हम पिछले 1-2 साल से इतनी ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स देख रहे थे, जिसके बाद बाबर सत्तार साहब के खतरनाक रिमार्क्स थे कि वो इंसाफ करेंगे और जिसने भी किया उसको पकड़ेंगे, और फिर हुकूमत का ये इजाज़त देना क्या वाज़े करता है ये शुएब शाहीन साहब? लोग गैर कानूनी काम को कानूनी करने का तरीका है, वारदात ढूंढा है उन्होंने। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, गैर कानूनी भी है, और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसकी वजह यह है कि कानून इसमें एक तो आइन बड़ा वाज़े है कि आप इसकी प्राइवेसी इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और इस तरह वेग किस्म का ये जो पावर दे दी गई है दैट इज इलीगल, गैर कानूनी है। और दूसरा, इसके ऊपर कानून मौजूद है।
कानून के तहत आपको हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो ऑर्डर करने के लिए आपको किसी जो दहशतगर्द हैं और जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ आपने ये कर सकते हैं। कानून तो आपने तब्दील नहीं किया। जैसे बाबर सत्तार साहब ने इतनी तफसील के साथ जो ऑर्डर्स पास किए हैं उनको बाईपास करने के लिए इन बेईमानों ने इस तरह का एक हरकत की है जो कि कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। और सर यकीनन उमर अयूब साहब ने भी कहा कि इसको चैलेंज करेंगे और आपको लगता है कि चैलेंज करने से कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन एक बात ऐसे शुएब साहब वाजे नहीं हो जाती कि इतने वक्त में जो ये ऑडियो लीक्स हुई हैं वो कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था? इजंट इट क्वाइट ऑब्वियस नाउ? नहीं, बिल्कुल समझ आ गई है। इसका मतलब है कि ये पहले गैर कानूनी तौर पर ISI कर रही थी, अब उनको कानूनी से गैर कानूनी काम करने का कानूनी तरीका वारदात ढूंढ लिया उन्होंने। और मैं नहीं समझता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है। इससे तो बल्कि आपके मुल्क की बदनामी हुई है। आपके यहाँ एक तरफ तो आपने तो इन्वेस्टमेंट आएगी, दूसरी तरफ आप हर बंदे की जो है आप काले आप वो टेप कर रहे हो, और दूसरा आप देख रहे हैं कि आप जो पिछले 1 साल 2 साल से जो कुछ हो रहा था, मुझे बताएं कि जिसके घरों में किसने कैमरे लगाए, किस तरीके से आपने ये 2800 अरब रुपए का बजट लिया वीगो दालें खरीदने और मासूम शहरियों को उठाने। अभी हमारा 3 दिन पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर लड़के को उठा दिया गया। तो किधर है कानून, किधर है कानून की हुक्मरानी? कौन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाएगा? ना जहां कानून हो, ना जहां आइन की हुक्मरानी हो, ना जहां इंसाफ का निजाम दुरुस्त हो। राइट सर, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चला करते। सर आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सीट्स के केस का थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। फैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के जो पहले दिन से हर कोई लाइव ब्रॉडकास्ट में रिमार्क्स देख रहा था, आज भी वो यही कहते हैं कि 2018 को छोड़ दे वरना धरना वरना और बहुत सारी और चीजें खुल जाएंगी। ये भी उन्होंने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास कोई जनरल सीट नहीं है तो रिजर्व सीट कैसे मिलेगी। और हम ये भी जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि बाप पार्टी जिसके पास कोई जनरल सीट नहीं थी उसको आज़ाद उम्मीदवार ने ज्वाइन किया और उनको रिजर्व सीट्स मिली, इसी तरह हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा था। इस वक्त भी बेंच में इख्तलाफ तो वाजे है, बट डू यू थिंक सर नंबर्स आपके फेवर में हैं बेंच में? देखिए, ये तो फैसला बताएगा कि नंबर की क्या पोजीशन है, लेकिन अखलाकी और कानूनी तौर पर मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि एक मुतनासिब नुमाइंदगी के कानून को इस तरह आप मिस इंटरप्रेट करें और मिस यूज करें। ये ना खैरात है, ना कोई ये हलवा है, ना ही ये कोई गिफ्ट है, ना ही ये कोई रेवड़ियां हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उठा करके उन कठपुतलियों में बांट दिया। पहले ही फॉर्म 47 की ये पैदावार है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 से ज्यादा सीटें हैं जो हमारे लोगों को हराया गया। जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है उसकी कानूनी तौर पर तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट पाबंद है, बुनियादी इंसानी हुकूक जो 25 करोड़ आवाम के हैं उनके मुहाफिज हैं, उनने वो कसम उठा रखी है उन लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की। तो इस तरीके अमल से जो कुछ इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने किया और जिस तरीके से हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और फिर हमारे 3 इलेक्शन होने के बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो नाइंसाफी पे मबनी फैसला दिया 13 जनवरी को, उसके नतीजे में जो कुछ आज कोहराम मचा हुआ है मुल्क में वो सब आपके सामने है। और इसके पीछे सारी एस्टेब्लिशमेंट है और इलेक्शन कमीशन है और वो इदारे हैं जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार है। सर अदलिया की बात करें जिसके ऊपर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, हम जानते हैं इस इलेक्शंस की डेट भी ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब के हुक्म से मिली थी, और फिर जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के दौरान जिस तरह पीटीआई को पकड़ा गया और पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि उन्होंने देखा ही नहीं, उनको मालूम भी नहीं पड़ा। यकीनन इस एक बात से, इस एक सर्टेन रिमार्क से काजी फाइज ईसा साहब का स्टांस क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है। और पीटीआई काफी दिनों से ये बात कर भी रही है, आपकी लीडरशिप भी कह रही है कि चीफ जस्टिस को पीटीआई के केसेस से दूर हो जाना चाहिए। आपका एतराज भी सामने आ गया है, लेकिन जोर नहीं पकड़ रही आपकी आवाज। सर क्या वजह है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इंसाफ करना है, अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेही देनी है। एक शख्स अगर एक पार्टी के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है कि काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान और उनके कोई केसेस ना सुने, तो मुनासिब यही था कि वो ना सुनते। दूसरी बात, जब एतराज आ गया तो उन एतराजात को वो कंसीडर करते, या तो वो खुद अलग हो जाते या उन एतराजात के ऊपर फैसला करते, और लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जब इमरान खान ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया तो मेरा ख्याल है दैट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज सफिशिएंट ग्राउंड
कि वो अपने आप को इन केसेस से अलग करते हैं। क्योंकि देखे ना, ये 13 जनवरी का फैसला हो, बल्ले के निशान का मामला हो, इंटर पार्टी इलेक्शन हो, या इन रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन कराना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी मौके पे भी हमें इंसाफ नहीं मिला। अब सर यकीनन इंसाफ पूरे पाकिस्तान को चाहिए। मैं तो समझता हूं कि 1947 से लेकर पाकिस्तानियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। होना चाहिए इंसाफ एक ऐसे मुल्क में जो 47 में बना और 70 में पहले आम इंतखाबात हुए और आज तक हम इंतखाबात का ही रोना रो रहे हैं। अब शुएब साहब, यकीनन उम्मीद तो ये की जा सकती है कि कानून का बोलबाला हो, इंसाफ के तहत ये मखसूस नशस्तें दी जाएं। लेकिन हम जानते हैं कि एक और केस है कि जेल में मुदाखलत होती है जब मुलाकात होती है आप लोग की अपने बानी PTI से, इमरान खान से, और आज भी दाखिला, वजारत दाखिला का जवाब जमा नहीं हुआ उस केस के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपको फ्रीली मुलाकातें करनी दी जाएंगी? क्योंकि माजी की तरह एक बार फिर PTI पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, एक बार फिर कहा जा रहा है कि ख़त्म कर दी जाएगी ये जमात, और हम माजी में बहुत दफ़ा बहुत सारी जमातों पर पाबंदियां लगते हुए देख चुके हैं, जिसके बाद वो जमातें और ताकतवर हो जाती हैं एक नए नाम के साथ, एक नए निशान के साथ। अब सवाल यह है कि सर अब इस केस के अंदर भी वजारत दाखिला जवाब जमा नहीं करा रहा, यानी आपकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर इतनी मुदाखलत है कि आपको मालूम है कि आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, आपकी वीडियो भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर सर मीटिंग्स तो बड़ी मुश्किल हो जाती होंगी शुएब साहब। मुश्किल ये मीटिंग्स हैं। आज भी केस लगा हुआ था, फ्राइडे को चला गया, कल सुबह मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई हुई है, और आज एक दूसरा केस भी था जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करती हैं और मुदाखलत करती हैं, तो जिसमें ISI सरफहरिस्त है, वो हम कोर्ट्स में गए हुए हैं, लेकिन इनके बात की भी जरूरत नहीं है कि ये पार्टी को बैन कर सकें। इनमें ना ये कठपुतली क्या करेंगे जो 17 सीटों के साथ आकर के प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, और वो मरियम नवाज हारी हुई, वो डाकू रानी बन के डाकाजनी के जरिए वजूद में आया है उसका इक़्तिदार, उसकी क्या हैसियत है कि वो इस तरह के फैसले कर सके? अवाम का फैसला है और अवाम का मैंडेट हमारे पास है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान रिहा भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। इन कठपुतलियों को इंशाअल्लाह सर देखें ना, अमरीकी कांग्रेस से भी आगे आके इंतखाबात सही नहीं हुए, यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया इंतखाबात सही नहीं हुए, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया इंतखाबात सही नहीं हुए, लेकिन ये लोग तो टस से मस नहीं हुए फिर भी सर। नहीं तो ये इनकी हैसियत क्या है? ये कठपुतलियों को मैंने कहा ना कि इन्होंने मुल्क के ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। असल मसाइल की जड़ जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया है। अगर वो इस मुल्क के साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे एक मफतूहा मुल्क हुआ करता है, और मफतूहा मुल्क के लोगों के भी बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं, वो यहाँ उनको वो भी नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल पाएगा ना। इस तरीके से फिर इंकलाब का रास्ता ही है, जल्दी हम बार कर रहे हैं, बस यही हो सकता है। सर ये बताइए, आज खावर मानेका साहब फिर मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने बड़े आंसू भी निकाले अपनी आंखों से और बताया कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ है। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो वो प्रोटोकॉल के मजे लेते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे, और फिर अब जब मुश्किलात आई हैं तो वो बार बार आके मीडिया के सामने रोते हैं और बताते हैं कि किस तरह हमारे दीन में हुक्म दिया गया है, कुरान में क्या लिखा गया है, सूरह बकरा भी सुनाते हैं, और फिर वो आंसू भी निकालते हैं। क्या वजह हो सकती है सर ये बार बार करने की? हमने नजर आ गई है, एक बेगैरत आदमी से क्या उसका, जिसका जमीर मर जाए वो इस तरह की बकवास ही करेगा, उसके अलावा क्या करेगा? करेक्ट सर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी उस पर भी आज तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है, और कहा गया है कि जज पर रेफरेंस भी दाखिल होता है और फिर उसकी तशहीर भी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी ऐसा ये केस सुना गया था। सर ये अदालतों की तौहीन, और खासतौर पर उन जजेस की जिन्होंने खत लिखा था, आवाज उठाई थी, बाबर सत्तार साहब, मोहसिन कियानी साहब, और फिर एक तीसरे जज आ गए, तो ये फहरिस्त बढ़ती जा रही है। आपको लगता है अदालतों की तौहीन बंद हो पाएगी या फिर ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गया है सर? मेरा ख्याल है अब ये खत्म होगी। ये ज्यादा देर के लिए ये कठपुतली जो है ये तमाशा नहीं कर पाएंगे, इनके तमाशे अब बंद होंगे, और इनके खिलाफ बहरहाल जिस तरह पब्लिक और कौम और अवाम खड़ी होगी है, मैं समझता हूँ कि दिस इज द हाई टाइम कि इनको अब समझना चाहिए। और अगर अब भी नहीं समझेंगे तो इनके खिलाफ जिस तरह पब्लिक उठ खड़ी होगी, फिर शायद इनके पास वो रास्ते बाकी न बचे। PTI का सर आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप आज के दौर में लोग कहते हैं कि अब चंद सालों तक PTI का जो फ्यूचर है वो इतना रोशन नजर नहीं आ रहा है, और इमरान खान जेल में ही रहेंगे, सिस्टम यूं ही चलता रहेगा जब तक कि IMF लोन दे रहा है, गाड़ी चलती रहेगी, धक्का स्टार्ट ही सही। क्या आपको लगता है कि अब अगले 2-3 सालों में इमरान खान बाहर आएंगे, या फिर वक्त लगेगा, अभी 2-3 साल के बाद ही जब
कुछ क़यादत चेंज होगी, फिर मौका मिलेगा इमरान खान को बाहर आने का? मुस्तकबिल ही पीटीआई और इमरान खान का है। वजह यह है कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है, जिसके साथ कौम खड़ी होगी उसी का मुस्तकबिल होगा ना। और इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की ये बकवास करने वाले जो लोग हैं उनकी कोई हैसियत है। कोई भी उनकी हैसियत नहीं है। वो बिलाखिर दुम दमा कर भागेंगे, कोई अमन फील्ड डिपार्टमेंट भागेगा, ये इस मुल्क में भी रहने के काबिल नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह वो इनकलाब करीब है, इनका एहतसाब भी होगा और उन करप्ट अफसरों का भी एहतसाब होगा जो आज कठपुतलियों के कारिंदे बने हुए हैं। उन्होंने रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेने के बावजूद इन कठपुतलियों के जो कारिंदे और नुमाइंदे और गुलाम बने हुए हैं उनका भी इंशाअल्लाह हिसाब होगा। सर, एक ऐसे मुल्क पे शुएब साहब जहां 47 में पाकिस्तान बना, आई थिंक इज हंग अप। चलें शुएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। पर मैं यही सोचा तो कि पाकिस्तान 1947 में ठहियो, पहिरियां जनरल इलेक्शन जंहिंखे आम इंतखाबात कोठींदा आहियूं 1970 में थिया। मार्शल लॉ जेको बि सेटअप ईंदो रहियो, कॾहिं हिन पार्टी ते पाबंदी, कॾहिं हिन जो निशान खसणो आहे, कॾहिं हिन खे नाअहल करणो आहे, कॾहिं हिन हुकूमत खे किराइणो आहे, कॾहिं हिन हुकूमत खे आणणो आहे। आख़िरकार केसि ताईं ईअं हलंदो? केसि ताईं असां इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये ॻाल्हियूं जाम कंदा आहिनि। इमरान खान बि चवंदो आहे कि मां मशीन आणींदुमि, EVM मशीन, ॿी हुकूमत आई चई EVM मशीन ख़तमु कयो। अगरि ये इलेक्टोरल प्रोसेस सुठो थी वञे, ट्रांसपेरेंट थी वञे, हिन मां ख़ामियूं ख़तमु थी वञनि ऐं हिकिड़ो सही इलेक्शन पाकिस्तान कराए सघे त यकीनन अवाम जी ही ताक़त सां अवामी नुमाइंदा ईंदा पावर में, त अवाम जा मसइला हल थींदा। क्योंकि हिन महिल जेके अवामी नुमाइंदा वेठा आहिनि पावर में, हो त अवामी मसाइल हल करण लाइ तयार न आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजली जे बिलनि सॼे मुल्क खे परेशान कयल आहे। बिजली आहे कोन, लोड शेडिंग ऐं मथां बिल एतिरा वॾा। त अॼु वज़ीर आज़म साहब इहो ऐलान कयो आहे कि जंहिंखे बि 200 यूनिट खां घटि बिल ईंदो आहे बिजली जो, हुन जे लाइ 3 महीननि ताईं बिल कोन वधंदो। साईं तव्हांजो वॾो अहसान, यकीनन 3 महीननि ताईं बिल कोन वधणु वॾी ॻाल्हि आहे, पर केस 3 महीननि खां पोइ छा थींदो? वरी साॻी रविश, इहा सोचण जी ज़रूरत आहे। ऐं यकीनन अॻिते हली प्रोग्राम में असां इकोनॉमी खे बि डिस्कस कंदासीं, मईशत खे बि डिस्कस कंदासीं कि आख़िर असांजो मुस्तक़बिल आहे छा। छो जे करे सियासी हालात जेतिरा ख़राब आहिनि, हुन खां कई गुना ख़राब मुआशी हालात आहिनि। अगरि हुतां असां इलाज न कयोसीं पंहिंजी बीमारी जो, त इहा बीमारी वधंदी ऐं नुक़सानदेह हूंदी। Take a break, we'll be right back. हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे, अगरि पाकिस्तान खे मुआशी तौर ते पंहिंजे पेरनि ते बीहणो आहे त एग्रीकल्चर जी इम्पोर्टेंस खे सम्झणो पवंदो। ऐं असां सदाईं चवंदा आहियूं कि वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पर असांखे ख़बर आहे कीअं असां वटि टमाटर 400-500 ते हलियो वेंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं टमाटर ज़मींदार जेके आबादगार आहिनि हुननि खे 2 रुपया बि न मिलंदा आहिनि पंहिंजे टमाटर जे किलो जा, ऐं शहरनि में उहे 500 बि हलियो वेंदो आहे। त ज़रात एग्रीकल्चर में खोड़ अहिड़ी ख़ामियूं आहिनि। ऐं असांजे ऑनरेबल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जेको हाईलाइट कयो आहे इशू, आई थिंक इहो कोर इशू आहे असांजे एग्रीकल्चर जो, असांजी इकोनॉमी जो, असांजी मईशत जो। अगरि असां ज़रात जा मसइला हल करे छॾियूं, असां पंहिंजे पेरनि ते रिलैक्सड हूंदासीं, को असांखे कर्ज़ जी ज़रूरत न हूंदी। सैडली हाणे ॾिसो अफ़गानिस्तान जहिड़ो मुल्क जेको आहे बसर टमाटर एक्सपोर्ट थो करे इंडिया खे थ्रू पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम एवर हो बि पंहिंजे एग्रीकल्चर खे इम्प्रूव था कनि, पर असां कोन था कयूं। असां खोड़ अहिड़ी शयुनि में फासा पिया आहियूं कि हेसि ताईं कि असां पंहिंजी दालूं ताईं इम्पोर्ट कंदा आहियूं, पाण पैदा नथा करे सघूं। ऐं अगरि इम्पोर्ट न कयूं तो पाकिस्तान में दाल ही न हुजे खाइण लाइ। अंदाज़ो कयो गरीब माण्हू जी मानी। इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शुजात मुबारक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। शुजात साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त के लिए। शुजात साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़ा एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, समझाया है कि अगर एग्रीकल्चर टैक्स लेना है तो प्रोविंसेस के हवाले कर दें। ये लोग समझते नहीं है एग्रीकल्चर है क्या। और मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ पाकिस्तान कोई बीज नहीं बना पाया, कोई R&D नहीं होती एग्रीकल्चर में, प्राइस फिक्सिंग के प्रॉब्लम्स हैं, इनपुट्स की जो फ्लक्चुएशंस होती है प्राइसिंग की, वो अलग मसला है एग्रीकल्चर में, पानी, सैलाब, क्या कुछ नहीं है। लेकिन सैडली हम लोग कहते ज़रूर है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन जब हम बाहर निकल के 500 रुपये टमाटर खरीद रहे होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। प्लीज टेल अस कि शुजात साहब, क्यों हमने आपकी नज़र में एग्रीकल्चर को इतना इग्नोर किया? ये बोलते ज़रूर थे कि हाँ रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता था, कोई अपना बीज नहीं बना रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम हाइब्रिड पे हाइब्रिड इम्पोर्ट। व्हाट इज द रीजन इन योर ओपिनियन शुजात साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका।
बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। देखें कि इसके बावजूद कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम आज तक पिछले 75 साल से हर दफा हर साल कोई ना कोई वेजिटेबल वीट हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अब पाकिस्तान बनने से आज तक हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को तो किसी हद तक फोकस किया है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पॉलिसी और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को कभी भी नहीं फोकस किया गया। और शायद हर हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव होना चाहिए, इसके फर्टिलाइजर को हम सब्सिडी देंगे, हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और R&D के लिए फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत ऑन ग्राउंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो मेरा ख्याल ये है कि अब भी क्या कहते हैं कि टाइम है हमारे पास, शायद अगर हम फोकस कर सके पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हमारी जो इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी एक खाई की तरफ जा रही है, हम खुद बहुत बेहतर हद तक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज है हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ कर पाएंगे। शुजात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, महंगाई होती जा रही है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, बजट से ऐसे आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या आने वाले वक्त में। ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है, स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आप इसको नंबर फजिंग कहेंगे, आर्टिफिशियल बबल कहेंगे, या एक्चुअल परफॉर्मेंस कहेंगे रीजन को कंपेयर करते हुए? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को तो कभी भी इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं समझा गया, और बिलखुसूस इन हालात में तो कभी भी स्टॉक एक्सचेंज को ये नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इट्स अ कंप्लीट बबल, और ये बबल कभी भी फट सकता है। सबको पता है जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो अब बूम आ रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल बूम, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि जो ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के, प्रॉफिटेबिलिटी के हालात हैं वो सबके सामने है। आपके यहाँ जो फर्म्स थी वो छोड़ के जा रही हैं, वो अपनी बिजनेस क्लोज डाउन कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में कैसे उनके एसेट्स बढ़ेंगे, कैसे उनके डिविडेंड बढ़ेंगे और कैसे उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी। तो एक बात सबको पता है और सबको समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब बात रह गई जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड सिर्फ दे दें तो मैं आप आपको ये बता दूं कि क्यों स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ाया जाता है, कि आम लोगों को के जहन में ये डाला जाता है कि शायद स्टॉक एक्सचेंज जब बढ़ती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है। तो ये उस एक तासुर को पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने के लिए पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कहते हैं ना कि देखा हमारी हुकूमत आते ही स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, देखा नवाज शरीफ का पाकिस्तान जहाज लैंड हुआ तो स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। पीछे से उन्हें कोई बंदा मार्केट में पैसे डाल रहा होता है। अब ये बताइए, हम अपनी फिस्कल कंडीशन को समझते हैं, हमने बजट को देख लिया, रिकॉर्ड बजट पाकिस्तान का, रिकॉर्ड टैक्स टारगेट्स हैं, पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह आवाम पर बोझ डाला जा रहा है हुकूमत भी कुछ अपने ऊपर बोझ डालेगी। सैडली वो नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर हमने देखा, कल बड़ा कमाल आर्टिकल था डॉन में, आपने आई एम श्योर आपने देखा होगा शुजात। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 400% तकरीबन इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर, कि वो जो 1.5-2 ट्रिलियन 1.5-2 हज़ार अरब की बात थी वो 9-9.5 हज़ार अरब पे चली गई और हम देखते रह गए, हम कुछ नहीं कर सके। आपकी नज़र में ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और ये जो एक्सपेंडिचर हुकूमत कर रही है, इसके अंदर अगर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की कि जब तक हुकूमत अपने अखराजात को उस पर रिफॉर्म नहीं करेगी, उसके अंदर बेहतरी नहीं लेके आएगी, तो गवर्नमेंट किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि बाकी चीजों में, बाकी इंस्टीट्यूशन में अपने अखराजात वो बेहतर करे, अवाम किस अपने अखराजात को या अवाम कैसे टैक्सेस को बढ़ाए। तो ये हमेशा से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के एक्सपेंडिचर्स एक इलस्ट्रेशन होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं गवर्नमेंट की सीरियसनेस के, कि गवर्नमेंट किस हद तक सीरियस है अपने लोगों के लिए, अपने टैक्सेस को कर्टेल करने के लिए, टैक्सेस को कर्टेल करने के लिए, फिस्कल जो बैलेंस है उसको बेहतर करने के लिए। एक बात। दूसरी ये बात मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ पे टैक्स लीकेज हाईएस्ट है। जो भी टैक्स आपका इकट्ठा होता है उसका एक बहुत बड़ा चंक
वो लीक हो जाता है। उस लीकेज का मतलब ये है कि आपके टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स कलेक्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता, वो उनकी रिश्वतों की मद में चला जाता है, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स, होलसेलर्स ऐसे हैं जो कि बजाय अवाम से टैक्स ले लेते हैं लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, बल्कि जो टैक्स कलेक्शन के इदारे हैं उनके साथ उनका मुख मका है। और इस मद में बहुत अरसे से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में 25,000 अरब से ज्यादा की टैक्स लीकेज होती है। Yes. लेकिन अभी तक कोई खातिर का इकदाम ना तो पहले माजी में आया सामने, कोई इस तरह का इकदाम आया, ना अब कोई सामने आ रहा है और ना इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है। कमिंग टू पावर सेक्टर शुजात, अब कल मुझे यकीनन मेरी तरह बहुत सारे और ही पाकिस्तानी थे जो इस बात पे हैरान हुए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से ये ऑर्डर्स होते हैं कि जो पावर सेक्टर के ऑफिसर्स ओवर बिलिंग में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक्शन भी हो जाता है शुरू एकदम से। मैं पहले तो हैरान हुआ कि आखिर इन ऑफिसर्स को मिलता क्या होगा अवाम के बिलों को बढ़ा के और उन्हें ओवर बिलिंग करके। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि अगर सिस्टम को मालूम है कि ओवर बिलिंग होती है, अवाम पे जुल्म होता है शायद लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए, तो इसके खिलाफ पहले क्यों नहीं कभी एक्शन लिया गया। और आज तो कह दिया गया कि जी 200 यूनिट जिसका बिल आता है उसको 3 महीने तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बिल नहीं बढ़ेगा। और पावर सेक्टर के जो जिन है सर्कुलर डेट, कैपेसिटी चार्जेस, उसके बारे में कोई शुजात बात करने को तैयार नहीं है। 200-300 यूनिट पे हम खड़े हुए हैं, हम असल इशू को टच नहीं कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जब तक ये पावर सेक्टर का मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत का मसला हल नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन, एंड जो रास्ता इख्तियार किया हुकूमत ने उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डू वी हैव शुजात साहब हमारे साथ हैं? जी जी शुजात साहब, जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। असल में देखिए पावर सेक्टर दुनिया में किसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां पर होती है, एक चीज बिल्कुल सबको पता है कि जो पावर है, एनर्जी है, दैट इज समथिंग, दैट इज द एसेंस ऑफ एनी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से एनर्जी का ही मसला चला आ रहा है। और अब जहां पे दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी और दूसरी तरफ जा रही है, हम अभी तक जो अपनी फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसके ही मुसीबतों में अभी तक पड़े हुए हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, गवर्नमेंट में उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आईपीपीस को ले लें, आपके लेजिस्लेटर्स को ले लें, आपके जो निगोशिएट कर रहे हैं लोग या इदारे, आप उनको ले लें, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो इस एनर्जी के मसले को हल होने नहीं दे रहे। और ये मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से अपनी आवाम को भी गोश गुजार करता चलूं कि देखें, जब तक पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल हल नहीं होते, आप बिल्कुल भूल जाएं कि पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई मुआशी तरक्की कर सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत बेसिक चीज है। और मैं आपको ये भी बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा बजट था या जो मौजूदा मुआशी पॉलिसियां थी, इसके अंदर एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको लॉन्ग टर्म में फिक्स करने का कोई भी इशारा नहीं है। कोई भी इस तरह का कोई कदम नजर नहीं आता जिससे इवन मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपनी एनर्जी के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकेंगे। प्राइसेस को कैसे डील करना है, आईपीपीस के मंसूबों को उसको किस तरह से कम्पीट करेंगे, एक ही सिर्फ हल इन्होंने रखा हुआ है कि अवाम के ऊपर टैक्स लाते जाएं और अवाम जो है वो गधे की तरह उसके ऊपर जितना टैक्स लाते जा रहे हैं वो अब मजबूरन जाहिर है कि सैलरीड क्लास को टैक्स देती जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जिसके पास चारा है वो ये मुल्क छोड़ के बाहर भागता जा रहा है। शुजात, कैपेसिटी चार्जेस हम जानते हैं कि पिछले साल हमने दिए 1300 अरब रुपए, आने वाले माली साल में हमें देने हैं तकरीबन 2200 अरब रुपए। और ये हम इस मद में दे रहे हैं कि वो बिजली घर जो हुकूमत की खातिर बने थे लेकिन बिजली पैदा नहीं कर रहे, उनकी पैदा नहीं करने के पैसे हैं, ये वो बंद पड़े हैं, वहाँ लोग जा नहीं रहे हैं, बिजली पैदा नहीं हो रही, कोई तेल नहीं लग रहा, फिर हम पैसे दिए जा रहे हैं। कब तक हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? कब तक हम चोरी और काम चोरी से गले लगाए रखेंगे उसे और बोलेंगे नहीं हमें ऐसा ही 2 नंबर काम चाहिए कि जिसमें कुछ ना करने के पैसे मिलते हों? पाकिस्तान अपनी रविश कब बदलेगा? हुकूमत अपनी रविश कब बदलेगी? क्या एनी टाइम सून आप देख रहे हैं कोई बेहतरी आते हुए शुजात, या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा कर्जों के ऊपर? देखिए ये हमारी, मुझे नहीं लगता कि ये हम Right, I'm sure technical difficulties, network also down थी and the signal drop थी and I think he'll be back soon.
शुजात साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू, कट गई थी बीच में। जी जी, मैं ये कह रहा था जी, देखे ये मसला तो हम चलता रहेगा, क्योंकि ये चीज हमारे में खून में बस चुकी है कि शायद हमने इस मुल्क के साथ वफा नहीं करनी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो अपना अगर फायदा हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आई विटनेस टू मेनी ऑफ द इंसिडेंट्स जहां पर लोगों ने अपने 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए पाकिस्तान का लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। और ये आईपीपीस इस चीज की एक मैनिफेस्टेशन है। आईपीपीस में मुझे नहीं लगता जो लोग बैठे हुए हैं अभी तक, जो वहां पे निगोशिएट कर रहे हैं, जो दोज हु आर द इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स, उन लोगों की हरकत, उनकी नीयत, उनकी जो सोच और जो उनके पॉलिसीज है, उससे कभी भी ये नजर नहीं आता कि पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे खून में रच बस गए हैं, शायद मैं अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हमारी जो पेरेंटिंग है वो फेल हो चुकी है। हमारे वालिदैन ने हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं की, और हमारे तालीम स्कूलों ने हमें कोई ऐसी तालीम ही नहीं दी कि हम अपने मुल्क से ऑनेस्टी के साथ इसके साथ वफा कर सकें। ये जो सारे मुआहदे हैं, ये इस चीज की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ब्यूरोक्रेसी में थे, वो लोग ईमानदार नहीं थे, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं थे, वो उनको सिर्फ अपने मुफाद अजीज थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान देखना पड़ा है। आपकी बातें सुनने के बाद तो शुजात नौजवान यही बोलेगा, पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या आप भी आज पाकिस्तान के नौजवानों को यही मशवरा देंगे कि बाहर जाओ, डॉलर कमाओ, रुपया कमाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं अपना मुस्तकबिल देखो, ज़िंदगी बनाओ? आप क्या मशवरा देंगे आज नौजवानों को जो आपको सुन रहे हैं? देखें, मैं खुद इस मुल्क में था, मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने तकरीबन 2 डेकेड्स यहाँ पे गुजारे हैं, एक बहुत अच्छे टॉप बिजनेस स्कूल में, और मुझे भी मजबूरन इस मुल्क से जाना पड़ा। तो मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो पाकिस्तान से ना जाएं, लेकिन मेरी सोच ये है कि हम पाकिस्तान जाएं, बाहर जाएं, पाकिस्तान से अपने आप को रीस्किल करें, अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, वहां से पाकिस्तान में अपने जो भेजें जो फॉरेन एक्सचेंज है, ताकि जो हमारे यहाँ पे रह गए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो कम से कम ईज ऑफ हो सके, और फिर वापस आके ये जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर, इनको रिप्लेस करें, ताकि जब कॉम्पिटेंट लोग वापस आएंगे, इनको रिप्लेस करेंगे, तो शायद पाकिस्तान में कुछ बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन इन द शॉर्ट रन अगर कोई बंदा पाकिस्तान से जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको जाना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास, वो जाएं, वहां पे अपने आप को सेट करें, एक्सपीरियंस लें, बट इन द लॉन्ग रन दे हैव टू कीप इन माइंड कि वो वापस आए। और जाहिर है कि ये मुल्क हमारा तो है आखिरकार, हम लोग नहीं करेंगे, हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो भी किया, लेकिन जो हमारी नस्ल है, कम से कम हमें एक बैकवर्ड पीछे जाके दोबारा से एक रेस लगानी चाहिए, शायद इस मुल्क को हम आगे लेके जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात मुबारक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन नाज़रीन जेका ॻाल्हि आख़िर में शुजात मुबारक साहब तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिश कई, वो इहा आहे कि यकीनन नौजवाननि वटि अॼु जे दौर में अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, दुनिया में जॉब्स मिलंदियूं आहिनि, ॿाहिरि वञी करे कमाए सघनि था, ऐं ॿाहिरि वञी करे जॾहिं डॉलर ऐं फॉरेन करेंसीज़ में कमाईंदा ऐं पंहिंजे घर पैसो मोकिलींदा, त आख़िर में मुल्क जो ई फ़ाइदो आहे। छोकी हिन महिल जेतिरी असांखे फॉरेन करेंसी खपे, ज़रूरत आहे, जंहिंजे करे असां वरी IMF ॾे वेंदा आहियूं, त अगरि असांजी रेमिटेंसिस में इज़ाफ़ो थी वञे ऐं वॾे पैमाने ते इज़ाफ़ो थी वञे, त यकीनन हिन में पाकिस्तान जो ई फ़ाइदो आहे। पर एट द सेम टाइम पाकिस्तानियुनि लाइ पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करणु हुकूमत जो ई कमु आहे। असांजे नौजवाननि लाइ अहिड़ो माहौल ठाहिणु, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कारोबार खे तरजीह ॾियणु, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स खे प्रमोट करणु, ख़ासि तौर ते जेका ॻाल्हि आहे जरदारी साहब बि करण जी कोशिशि कई, एग्रीकल्चर जी इंपॉर्टेंस खे सम्झो। हाणे मिसाल जे तौर ते हिकिड़े बिज जी मिसाल वठूं त पाकिस्तान हिकिड़ो अहिड़ो बदनसीब मुल्क आहे जेको पंहिंजो बिज नथो ठाहे सघे। बिज इम्पोर्ट थींदा आहिनि पाकिस्तान में, ॿाहिरां हाइब्रिड बिज ईंदा आहिनि, जेनेटिकली मॉडिफाइड बिज ईंदा आहिनि, ऐं यकीनन हुननि जी यील्ड वधीक हूंदी आहे, पैदावार वधीक थींदी आहे, त माण्हू चवंदा आहिनि यस इहा ई घुरायो। पर असां में एतिरी क़ाबिलियत तो हुजे कि हाणे 70-80 साल जा थी विया आहियूं, पंहिंजो बिज त ठाहे सघूं, उहो छॾियो। एग्रीकल्चर में जेके हर्बिसाइड्स ऐं पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमालु थींदा आहिनि, हो ताईं पाकिस्तान में कोन था ठही सघनि। हुननि जा जेके रॉ मटीरियल ऐं इनपुट्स हूंदा आहिनि, उहे ॿाहिरां ईंदा आहिनि, त हिते माण्हू हुननि खे मिक्स करे पंहिंजी पैकिंग में हणी खपाईंदा आहिनि। त असांखे सोचणु घुरिजे असां किथे पहुता आहियूं। अॼु ताईं पाकिस्तान में यूरिया ऐं DAP ब्लैक में वठिणो पवंदो आहे, जेको मार्केट प्राइस हूंदी हुन खां मथे तव्हांखे पैसा ॾियणा पवंदा। हुन जे अलावा हर शइ ते टैक्स भरण खां पोइ जॾहिं आबादकार जी थोरी सी इनकम थींदी
त हुन ते बि इनकम टैक्स वरी सां लॻंदो, यानी हुन बिज ते बि टैक्स भरियो, हुन भाण ते बि टैक्स भरियो, हुन हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ते बि टैक्स भरियो, ऐं पोइ वरी जॾहिं हुनजे पैसा आख़िर में हारियुनि जो हिसाब किताब क्लियर करे पाण वटि 2 रुपया बचायईं, उन ते बि टैक्स भरियईं। टैक्स ते टैक्स ते टैक्स त थी सघे थो, पर हिन सां मुल्क तरक़ी कोन कंदो, हिन सां असांजा आबादगार तरक़ी न कंदा, हिन सां एग्रीकल्चर कॾहिं पंहिंजे पेरनि ते बीहंदो न, एग्रीकल्चर पेरनि ते न बीहंदो त मईशत पेरनि ते न बीहंदी, मईशत पेरनि ते न बीहंदी, मुल्क पेरनि ते न बीहंदो, मुल्क पेरनि ते न बीहंदो, असां सभु किथे हूंदासीं। उम्मीद कयां थो कि तव्हां ताईं मुंहिंजो पैगाम पहुतो हूंदो ऐं तव्हां सम्झण जी कोशिशि कंदो मां कहिड़े इंपॉर्टेंट इशू जी तरफ़ तव्हांजी तवजो राग़िब करण जी कोशिशि थो कयां। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।